स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में आज देखने वाला हूं दोस्तों साइंस के क्वेश्चन। दोस्तों जो क्वेश्चन RRB ग्रुप डी परीक्षा 17 सितंबर दोस्तों 2018 फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में साइंस में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों सभी क्वेश्चन इसमें देखने वाला हूं। केवल 17 सितंबर 2018 का क्वेश्चन देखने वाला हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। अगर आप दोस्तों रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम हो दोस्तों, RPF हो, LP हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, कोई भी एग्जाम है दोस्तों, आपके लिए दोस्तों यह वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे में जो साइंस आती है सभी के लिए दोस्तों कॉमन होती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सभी साइंस क्वेश्चन है दोस्तों, जीव विज्ञान और फिजिक्स है, और फिजिक्स हो गया, जीव विज्ञान हो गया दोस्तों, और रसायन भी है दोस्तों, केमिस्ट्री भी है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों इसमें शामिल हैं। चलिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों 17 सितंबर 2018 को, ठीक है, वो पूछा गया था, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी खालिस्तान में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो इसमें क्या होता है, निरंतर परिवर्तन चाल होता है। क्या होता है, चाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चाल। क्या होगा, चाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है। तो निषेचित अंडा जो है दोस्तों, जो निषेचित अंडा है माता के युग्मज किसमें सबमिट हो जाता है, तो वो हो जाता है गर्भाशय में। किसमें सबमिट होता है, गर्भाशय में सबमिट होता है दोस्तों, गर्भाशय। ठीक है, तो गर्भाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गर्भाशय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। तो दोस्तों जो लैटिन से लिया गया है उसको लिया गया है आयरन का। दोस्तों लैटिन जो तत्व है वो लैटिन शब्द किससे लिया गया है दोस्तों, आयरन का लिया गया है। ठीक है, तो आयरन का जो है वो लैटिन प्रतीक लिया गया है। आयरन का जो प्रतीक होता है दोस्तों वो होता है Fe। क्या होता है, Fe दोस्तों आयरन का प्रतीक होता है। ये आपको बात याद में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को हम किसके रूप में जानते हैं, भार के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। दोस्तों जब कोई वस्तु क्या करती है, वृत्तीय पथ पर गति करती है, वृत्तीय यानी गोलाकार वृत्त पर क्या करती है, गति करती है। ठीक है, तो इसके बीच दोस्तों अगर ये आपने कोई भी वृत्तीय पथ पर गति करा रहे हैं, कोई भी वस्तु है जैसे साइकिल ही हो गई, ठीक है, तो इसके ओर जो लगेगा दोस्तों ये वाला जो बल लगेगा वो लगेगा अभिकेंद्री बल। कौन सा लगेगा, अभिकेंद्री बल। और दोस्तों जो ये पलाटी लगे जाएगा वो लगेगा अपकेंद्री बल। कौन सा लगेगा, अपकेंद्री बल दोस्तों लगेगा, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्री बल। ठीक है, अपकेंद्री बल दोस्तों लगेगा इस साइड दोस्तों, जो बल लगेगा वो अपकेंद्री बल, और जो अंदर साइड लगेगा उसे हम बोलते हैं अभिकेंद्री बल। दोस्तों जब आप टर्निंग में जाते हैं, ठीक है, टर्निंग में जब आप जाते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, ठीक है, तो टर्निंग में क्या होता है, आपकी जो मोटरसाइकिल है इस साइड दोस्तों झुक जाती है, इस साइड क्या होती है, अंदर साइड थोड़ा झुक जाती है। तो वो दोस्तों अभिकेंद्रीय बल का अनुभव करते हैं। कौन से बल का, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय के बल के कारण दोस्तों आप क्या होते हैं, टर्निंग में मुड़ पाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु जो है वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो वाष्प के साथ जो अभिक्रिया करती है वो करती है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का जो फार्मूला हुआ संकेत होता है वो Al होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का संकेत Al।
अगला क्वेश्चन, ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। दोस्तों जो जल होता है, जो पानी होता है दोस्तों, वो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। दोस्तों जब पानी क्या होता है कि बहुत ठंडी पड़ती है तो क्या होता है, बर्फ जम जाता है। जब आप उसको ठंड करेंगे यानी फ्रिज में आप जब रखेंगे तो क्या होगा, बर्फ बन जाएगा। जब बर्फ बन जाएगा तो ये ठोस के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस रूप में हो जाएगा दोस्तों, ठोस के रूप में, ठीक है। और वो दोस्तों द्रव के रूप में तो पहले से ही रहता है। और गैस के रूप में कब होता है, जब दोस्तों आप पानी क्या होता है, पानी को आप जब उबालेंगे, ठीक है, या दोस्तों जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, पानी जो है वो वाष्प बनकर ऊपर उड़ने लगता है, ठीक है। तो वाष्प के रूप में भी पाया जाता है, यानी गैस के रूप में भी पाया जाता है। तो तीनों स्टेज में जो है ये हमारा पाया जाता है जल। कौन पाया जाता है, जल जो है वो तीनों स्टेज में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में, ठीक है। आगे है, निम्न में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला है। तो दोस्तों जो गर्म रक्त वाला जंतु है वो है जंतु या कबूतर, पक्षी पूछ दे तो वो कौन सी हो जाएगी, कबूतर। कौन सी हो जाएगी, कबूतर दोस्तों हो जाएगी, ठीक है। कबूतर जो है वो गर्म रक्त, इसका जो खून होता है दोस्तों गर्म होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कबूतर। क्या हो जाएगा, कबूतर इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों को बाहरी कोश से पूर्ण होता है। तो जो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में समूह समूह कितने होते हैं दोस्तों, टोटल समूह 18 होते हैं, ठीक है, 18। 7 आवर्त और टोटल जो होते हैं वो 18 समूह होते हैं। तो 18वें समूह के दोस्तों जो होते हैं वो उनका जो है बाहरी कोश क्या होता है, पूर्ण होता है, ठीक है। तो 18वें समूह का जो बाहरी कोश है वो कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है। तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है दोस्तों, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 6 × 10⁻²4। कितना, 6 × 10⁻²4 किलोग्राम, ठीक है। तो 6 × 10⁻²4 किलोग्राम है पृथ्वी का द्रव्यमान। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर पारध्वनि उत्पन्न करता है। तो पारध्वनि जो उत्पन्न करता है दोस्तों वो करता है पारपोइसेस। कौन सा करता है, पारपोइसेस जो है जानवर वो पारध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। चलिए, तो किस माध्यम में ध्वनि की गति क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो किस में होती है दोस्तों सर्वाधिक, वो होती है ठोस में। किस में होती है, ठोस में होती है। अगला क्वेश्चन है, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। तो एक सुचालक का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों वो दाब पर निर्भर नहीं करता। किस में निर्भर नहीं करता दोस्तों, दाब पर निर्भर नहीं करता, दाब पर, ठीक है। तो दाब पर जो है वो प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो धावन सोडा के एक अणु में पानी के अणु जो उपस्थित होते हैं वो टोटल 10 अणु उपस्थित होते हैं। कितने अणु उपस्थित होते हैं, 10 अणु उपस्थित होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 17 सितंबर 2018 सेकेंड शिफ्ट का। हमने अभी जो क्वेश्चन देखा वो फर्स्ट शिफ्ट का देखा, अब सेकेंड शिफ्ट का देख रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद थर्ड शिफ्ट का देखने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों सेकेंड शिफ्ट में, वो पूछा गया था मछलियों के हृदय में खाली स्थान कक्ष होते हैं। तो मछलियों के हृदय में दोस्तों कक्ष कितने होते हैं, 2 कक्ष होते हैं। अगर पूछ दिया आपसे मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं, तो 4 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं। एक क्या होता है दोस्तों, दायां निलय बायां निलय, दायां अलिंद बायां निलिंद। कितने कोष्ठक होते हैं मनुष्य के हृदय में, 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है। तो 4 कक्ष होते हैं।
और मछलियों के हृदय में दोस्तों केवल 2 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं, टोटल 2। चलिए अगला क्वेश्चन, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होता है? पत्थर मतलब यह होता है दोस्तों कि पतली बनाने के लिए दोस्तों धातुओं के किस गुण के कारण बनाया जाता है? तो आघात वर्धनीयता। किसके कारण दोस्तों? आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता यानी पीट के दोस्तों क्या होता है, धातु को पतली चादर की भांति बना दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं आघात वर्धनीयता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में खाली स्थान कक्षाएं होती हैं। तो जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में 4 कक्षाएं होती हैं। कितनी कक्षाएं होती हैं? टोटल 4 कक्षाएं होती हैं। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो परमाणु के जो भीतर होता है, ठीक है, ये हो गया हमारा परमाणु। इसके भीतर दोस्तों क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और जो बाहर होता है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। कौन चक्कर लगाता है दोस्तों? बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और अंदर कौन कौन होते हैं? अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों अंदर होते हैं, और बाहर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित जो उसमें बल लगता है दोस्तों, आरोपित बल को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय बल। कौन सा बल कहते हैं? नाभिकीय बल। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि नाभिक में जो बल लगता है उसे हम नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, इसको बीज को हम क्या बोलते हैं? केंद्रक या नाभिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किस लवण का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो लवण आपको बताना है, तो ये हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा ये लवण। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो कई बार दोस्तों पूछा गया है। मैंने अभी दोस्तों एलपी के सीरीज स्टार्ट किया था। एलपी के अगर आप नहीं देखे हैं कौन कौन से क्वेश्चन साइंस में पूछे गए, तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो मिल जाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है उसे हम कहते हैं स्क्लेरेन काइमा। क्या कहते हैं? स्क्लेरेन काइमा। ठीक है, स्क्लेरेन काइमा। तो इसको आप याद में रखना है, स्क्लेरेन काइमा इसको कहते हैं जो पौधे को क्या करता है? कठोर और दृढ़ बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? मनुष्यों में पाए जाने वाला जो प्लेसेंटा ऊतक है, ठीक है, कौन सा काम करता है प्लेसेंटा ऊतक? तो प्लेसेंटा ऊतक कौन सा करता है? भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ठीक है, भ्रूण को क्या करता है? अवशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। जो माता के पेट में बच्चा होता है दोस्तों, ठीक है, उसमें जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है, और दोस्तों पोषण प्रदान भी करता है। ठीक है, तो ये होता है प्लेसेंटा ऊतक का कार्य। किसका कार्य होता है? प्लेसेंटा ऊतक का कार्य ये कार्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा पता चलता है? तो रक्त में अगर शर्करा की मात्रा को आप क्या करना चाहते हैं? स्तर में वृद्धि का पता लगाना चाहते हैं कि शुगर ज़्यादा है, ठीक है, तो किसकी कोशिकाओं द्वारा पता लगाया जा सकता है? तो अग्नाशय। किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा। ठीक है, अग्नाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? दोस्तों आप क्या करेंगे, एक गिलास आप रखेंगे, कार्ड पर उंगली से धक्का दिया जाता है
तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। ये मान लीजिए आपका गिलास हो गया, ठीक है। ये क्या होगा दोस्तों, गिलास हो गया, ठीक है। इस गिलास के ऊपर अगर आप कागज रख देते हैं, क्या रख देते हैं, कागज रख देते हैं। इसमें आप क्या रख दिए, ये कागज हो गया, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप सिक्का रख देते हैं, ठीक है, यहाँ सिक्का रख देते हैं, और इसको जब आप खींचेंगे, ठीक है, इसको जब आप खींचेंगे इस तरह, तो सिक्का जो होगा वो गिलास में गिर जाएगा। कहाँ गिर जाएगा, गिलास में गिर जाएगा सिक्का। ये दोस्तों जड़त्व का नियम कहलाता है। क्यों गिर जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो सिक्का है वो विरामावस्था में है और जो कागज है वो गति अवस्था में हो जाएगी। इसलिए जो जड़त्व का नियम बोलता है कि जो वस्तु विरामावस्था में है वो विरामावस्था में रहेगी और जो वस्तु गतिमान है वो गतिमान ही रहेगी। यह हमारा जड़त्व का नियम कहता है। तो जड़त्व के नियम के अनुसार दोस्तों क्या होगा, सिक्का जो है वो नीचे गिर जाएगा। सिक्का कहाँ गिर जाएगा, सिक्का जो है वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जड़त्व का नियम है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का खाली स्थान होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु का भार होता है। चंद्रमा में मान लीजिए कोई वस्तु है, तो उसका जो भार है वो पृथ्वी पर आने पर वस्तु के भार का 1/6 भाग हो जाता है। कितना हो जाएगा, 1/6, ठीक है। चलिए, अगर 1 किलो भार दोस्तों, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 1 किलो है, ठीक है, मान लीजिए 6 किलो है, तो पृथ्वी पर उस वस्तु का भार कितना हो जाएगा, 6 किलो का 1 किलो हो जाएगा, ठीक है। तो 1/6। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए के घोल का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया दोस्तों एग्जाम में। तो मधुमक्खी के डंक का इलाज, अगर आपको मधुमक्खी काट लेती है तो डंक के इलाज करने के लिए आप कौन सा घोल का उपयोग करेंगे, तो हो जाएगा बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 17 सितंबर 2018 थर्ड शिफ्ट का पेपर। हमने अभी सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देख लिया जो साइंस में क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखने वाला हूं थर्ड शिफ्ट का, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आ रहे तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, दिए गए परिपथ में खाली स्थान का प्रवाह वामावर्त होता है। दिए गए परिपथ में खाली स्थान का प्रवाह वामावर्त होता है। तो जो वामावर्त होता है वो इलेक्ट्रॉनों का होता है। किसका होता है, इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। जो परिपथ होती है दोस्तों उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करते हैं, तभी तो धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अधिक अंतर कोशिकाएं प्रसार के लिए खाली स्थान कोशिकाएं विरल रूप से संरचित होती हैं। तो अधिक अंतर कोशिकाएं प्रसार के लिए खाली स्थान किसके कोशिकाएं विरल रूप में संरचित होती हैं। चलिए इसका देख लेते हैं क्या होगा। तो इसका हो जाएगा पैरेन काइमा। क्या हो जाएगा, पैरेन काइमा दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। तो किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं, तो परमाणु संख्या 4 वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है नाभिकीय बल। दोस्तों परमाणु के भीतर जो न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल होता है वो कौन सा बल लगता है, नाभिकीय बल लगता है, ठीक है। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन के संयोजकता है। तो ऑक्सीजन के सापेक्ष जो क्लोरीन की संयोजकता होती है वो 7 होती है। कितनी होती है, 7 यानी 7 होती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन खाली स्थान में होता है। तो नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों, तो नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन जो होता है वो वृषण में होता है। किस में होता है, वृषण में दोस्तों नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन होता है और दोस्तों इसके अलावा कहीं भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन,
बेकिंग पाउडर खालिस्तान और खालिस्तान का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर किसका किसका मिश्रण होता है? तो बेकिंग पाउडर जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर जो आता है दोस्तों वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान कार्बोक्सिल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो सुबेरिन जो है, सुबेरिन कार्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनके गैसों और पानी को प्रवेश से रोकता है। तो कौन रोकता है? सुबेरिन रोकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है। दोस्तों पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण क्या करता है, अगर ये मान लीजिए सन है, ठीक है, यानी सूर्य है, तो सूर्य के साइड क्या होगा दोस्तों, वो पौधा झुकेगा। ठीक है, ये सूर्य के साइड, ये मान लीजिए ये पौधा है। ठीक है, ये पौधा क्या है, अगर सूर्य के साइड झुक रहा है इस तरह से, इसकी जो टहनियाँ हैं सब सूर्य की तरफ झुक रही हैं, सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, तो ये जो हो हार्मोन्स है पौधों में स्रावित होता है, ये ऑक्सीन की वजह से होता है। किसकी वजह से? ऑक्सीन। और ऑक्सीन जो हार्मोन्स है दोस्तों वो मनुष्य में नहीं पाया जाता, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड खालिस्तान के साथ अभिक्रिया करता है। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो खालिस्तान के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl के साथ। ठीक है, HCl के साथ क्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। अगला क्वेश्चन है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें खालिस्तान होती हैं। मान लीजिए कोई विस्फोट हो जाता है तो समुद्र के तल पर बनने वाली जो लहर होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उससे हम कहते हैं अनुदैर्ध्य। ठीक है, अनुदैर्ध्य लहरें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। तो जो परमाणु क्रमांक 57 है वो तत्व किस ब्लॉक में आता है? तो डी ब्लॉक से संबंध रखता है। कौन से ब्लॉक से है? डी ब्लॉक के। अगला क्वेश्चन, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण खालिस्तान होता है। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़ों अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? दोस्तों एक सेल के विस्फोट, अगर कोई सेल है, ठीक है, अगर वो विस्फोट होता है तो उसके कई चिथड़े उड़ जाती हैं अलग अलग, लेकिन जो उसमें दिशाओं में उड़ जाते हैं इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? वो संरक्षित रहता है संवेग। संवेग का जो फार्मूला होता है दोस्तों, संवेग को P से डिनोट करते हैं और संवेग का जो फार्मूला होता है PmV होता है, यानी द्रव्यमान गुणे वेग। क्या संरक्षित रहता है? संवेग, यानी द्रव्यमान गुणे वेग के गुणनफल को हम संवेग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, समूह खालिस्तान में निष्क्रिय गैसें होती हैं। दोस्तों जो समूह 18 होता है उसको हम बोलते हैं निष्क्रिय गैसें, अक्रिय गैसें। ठीक है, इसका कई नाम है, निष्क्रिय गैसें, अक्रिय गैसें, शून्य समूह। ठीक है, इसके बाध्यम कोश में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता दोस्तों, इसलिए इसे शून्य समूह, अक्रिय गैसें कहते हैं और निष्क्रिय गैसें भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 18। ठीक है, पहाड़, अगला क्वेश्चन है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होते हैं। दोस्तों मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ इस तरह से, अब यहाँ से कोई भी पिंड गिरा देते हैं नीचे की ओर, तो उसमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है अगर पहाड़ से कोई भी पिंड गिर रहा है। ठीक है, तो उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करना है। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर भेज दीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो डेली मैं दोस्तों साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आरपीएफ हो गया, रेलवे टेक्नीशियन हो गया, एलपी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, सभी के लिए दोस्तों क्वेश्चन लाने वाला हूं दोस्तों और प्लेलिस्ट बना दिया हूं। तो प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों जितनी भी वीडियो डाल रहा हूं उसको आप ज़रूर देखिए। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं आपको आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 18 सितंबर को जो क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में कितने भी क्वेश्चन साइंस में पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट जरूर करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।